Hello everyone. Today's topic is white blood cells. After the discussion of RBC and blood group, we are on the next topic. This is white blood cells जो कि formed element का second part है. इसके बाद हम discuss करेंगे platelets. Platelets भी WBC की तरह ही blood का एक component है. Let's talk टाइप्स ऑफ WBC. WBC जो है जिनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ये दो टाइप्स में डिवाइड हुए हैं. एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स जो है उनके पास न्यूक्लियस है और फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स हैं, बट दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन. WBC इनका नाम क्यों है? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है एंड दे आर नॉट एज कलरफुल एज दे आर नॉट एज रेड कलर जैसे कि RBC के पास होता है. WBC जो है उन्हें क्लासिफाइड किया है दो टाइप्स में. वन इज़ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड द सेकेंड इज़ ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स इट्स एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन कॉन्स्पिक्यूस केमिकल फिल्ड साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स या ग्रेन्यूल्स. जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट्स जो है दे आर ऑफ थ्री टाइप: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. अब इनके अंदर इनके साइटोप्लाज्म में केमिकल फिल्ड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं दैट आर मेड विजिबल बाय स्टेनिंग. जब उसे स्टेन किया जाता है तो वो विजिबल होते हैं और स्टेन करने के बाद हम इन्हें लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनके साइटोप्लाज्म में हमें इस तरह की ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर आपके सामने दिस इज़ न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. ये तीन तरह की यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट्स हैं. ग्रेन्युलोल्यूकोसाइट्स जो हैं इनके तीन टाइप्स हैं, लेकिन ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं दे आर डिफरेंशिएटेड अमंग टू टाइप्स. वन इज़ कॉल्ड लिम्फोसाइट एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड मोनोसाइट्स. ये जो हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट दोनों आपको याद होगा हीमोपोइसिस में हमने किया था. दे माइलॉइड स्टेम सेल से दे डेवलप. लिम्फोसाइट जो है वो डेवलप हुई हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल से. अब अगर हम ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स को देखें तो सबसे पहले हमारे सामने है न्यूट्रोफिल. आफ्टर स्टेनिंग ईच ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ दीज ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट डिस्प्ले कॉन्स्पिक्यूअस ग्रेन्यूल्स और इनकी वजह से ही इन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल की. न्यूट्रोफिल जो है अ ग्रेन्यूल ऑफ न्यूट्रोफिल स्मॉलर देन दोज अदर ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये जो हैं ग्रेन्यूल्स जो हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट एसिडिक. मतलब इनको न्यूट्रोफिल क्यों नाम दिया है? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल लविंग. मतलब इनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ना तो एसिडिक मतलब रेड और बेसिक ब्लू स्टेन को अट्रैक्ट करते हैं, ये स्ट्रांगली दोनों के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, तो हेंस दे आर न्यूट्रोफिलिक. दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड न्यूट्रल लविंग. अब इनका न्यूक्लियस अगर आप देखें तो न्यूक्लियस इज़ मल्टी लोब्डेड. न्यूक्लियस के अंदर लोब्स दिखाई दे रहे हैं. इसमें 2 to 5 लोब्स होते हैं एंड दीज लोब्स आर कनेक्टेड विद वेरी थिन स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल. जैसे जैसे सेल का एज होता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लोब्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. ये आप ये बात याद रखेंगे. जैसे जैसे सेल का न्यूट्रोफिल का एज होता है द न्यूक्लियर लोब्स इन द न्यूट्रोफिल दे इंक्रीज़. तो इसीलिए जो ओल्डर न्यूट्रोफिल हैं उनके पास डिफरेंटली शेप न्यूक्लियर लोब्स हैं. सो दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज PMNL. दिस इज़ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, या इन्हें हम दूसरे शब्दों में हम इन्हें पॉलीमॉर्फ्स या हम इन्हें पॉलिप्स पॉलिस नॉट पॉलिप सॉरी दिस दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलिस. तो ये जो किसके लिए यूज़ हुआ है? ओल्डर न्यूट्रोफिल के लिए. नेक्स्ट हम आते हैं इओसिनोफिल पे. ये लार्ज हैं, यूनिफॉर्म साइज ग्रेन्यूल्स होते हैं और इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं दे एक्चुअली अट्रैक्ट विद द एसिडिक डाइज. तो ये इओसिन लविंग मतलब एसिड लविंग स्टेन्स को अट्रैक्ट करते हैं. ग्रेन्यूल्स जो हैं दे यूजुअली डू नॉट कवर और ऑब्स्कर द न्यूक्लियस विच एक्चुअली इसके न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफन इसका न्यूक्लियस ऐसा ही दिखाई देता है. 2 लोब्स कनेक्टेड बाय थिन स्ट्रैंड और थिक स्ट्रैंड. थिन या थिक भी हो सकता है स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल. तो ये इओसिनोफिल आपके सामने है हाउ इट लुक्स लाइक.
नेक्स्ट द बेसोफिल, राउंड है, वेरिएबल साइज ग्रेन्यूल्स हैं इसके बेसोफिल मतलब बेसिक लविंग। द स्टेन ब्लू पर्पल जो है बेसिक डाइज उसके से ये अट्रैक्ट होते हैं। द ग्रेन्यूल्स कॉमनली ऑब्सक्योर द न्यूक्लियस, और इसके अंदर 2 लोब्स हैं, वन कैन बी स्मॉलर एंड अदर कैन बी बिगर। सो दिस इज़ बेसोफिल। ये मैं आपके साथ अभी सिर्फ और सिर्फ इनके किस तरह से दिखाई देती हैं उसकी बात कर रही हूँ, इनके फंक्शंस की बात आगे हम करेंगे। नेक्स्ट वी कम ऑन ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। एक्चुअली इन्हें ए ग्रैन्युलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो हैं दे आर नॉट विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो बहुत स्मॉल हैं। ये नहीं है कि नहीं है, जनरली इनके पास ग्रेन्यूल्स जो हैं दे आर वेरी स्मॉल टू विजिबल विद द लाइट माइक्रोस्कोप। तो स्मॉल साइज है और पुअर स्टेनिंग क्वालिटी है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ए ग्रेनुलोसाइट्स। पहला टाइप डिस्कस करते हैं, दिस इज लिम्फोसाइट। न्यूक्लियस जो है लिम्फोसाइट का वो आप देख रहे हैं थोड़ा सा राउंड है, लार्ज है, स्लाइटली इंडेंटेड है, और साइटोप्लाज्म जो है वो इसका स्काई ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है लाइट, जो एक छोटा सा मतलब साइड में रिम बनाता है अराउंड द न्यूक्लियस। The larger the cell, the more cytoplasm is visible. Lymphocytes जो है they are actually classified into 3 types. One is B lymphocyte, T lymphocyte and natural killer cells. लेटर ऑन इम्यूनोलॉजी में हम इनकी बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन मैरो, बिकॉज एक्चुअली वाई वी कॉल देम बी लिम्फोसाइट, बिकॉज एक्चुअली दे फॉर्म्ड इन द बोन मैरो एंड दे मेच्योर उनकी जो ट्रेनिंग है और उनके जो रिसेप्टर्स हैं तो वो कहाँ पे गेन करती हैं, इटसेल्फ इन द बोन मैरो। एंड टी ये बनती तो बोन मैरो में है बिकॉज हीमोपोइसिस बोन मैरो में होता है, बट टी लिम्फोसाइट दे एक्चुअली मेच्योर इन टू द थाइमस। और बोन मैरो बी एक्चुअली बोन मैरो, और हम इसे बर्ड्स में बरसा नाम का ऑर्गन है वहीं पर ये मेच्योर होती हैं, बट इन केस ऑफ ह्यूमन इट मेच्योर इनटू द बोन मैरो। और नेचुरल किलर सेल, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इम्यूनोलॉजी में। वैसे ये नेचुरल किलर सेल के डिफरेंट फंक्शंस हैं। वन ऑफ द फंक्शन दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूमर डिस्ट्रॉइंग सेल, तो ये इसके बारे में हम इम्यूनोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। Next we come on monocytes. Monocytes, actually the nucleus of monocyte is usually kidney shape या horseshoe shape भी होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इसके साइड में इस तरह से प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेन्यूल्स, जैसे मैंने कहा नॉट क्लियरली विजिबल। जब ये मोनोसाइट्स ब्लड में डायपेडेसिस प्रोसेस से बाहर आती हैं, आई विल टेल यू व्हाट इज़ डायपेडेसिस, आगे हम आज के लेक्चर में ही देखने वाले हैं। तो जब ये बाहर आती हैं तो माइग्रेट करती हैं ब्लड से टिश्यूज़ में, ये एनलार्ज हो जाती हैं मोनोसाइट्स और डिफ्रेंशिएट इनटू मैक्रोफाजेस। Some become fixed macrophages, which means they reside in a particular tissue, जैसे कि हम alveolar macrophages के बारे में ब्रीदिंग में हम पढ़ चुके हैं। ब्रीदिंग अप चैप्टर जो है जिसके लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अबाउट द alveolar macrophages जो कि लंग्स में प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा स्प्लीन में भी फिक्स मैक्रोफाजेस हैं। इसके अलावा अगर दूसरी कैटेगरी जो मोनोसाइट्स की, मतलब मैंने कहा मोनोसाइट्स बाहर आती हैं, देन दे बिकम मैक्रोफाजेस, और ये मैक्रोफाजेस जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज़ कॉल्ड फिक्स्ड मैक्रोफाजेस एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड वॉन्डरिंग, मतलब कि आप जानते ही हैं मीनिंग क्या है, घूमती रहती हैं। दे रोम द टिश्यूज़ एंड गैदर एट द साइड ऑफ इन्फेक्शन और एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो मोनोसाइट्स जो हैं मोनोसाइट्स जो हैं वो मैक्रोफाजेस बन के 2 टाइप्स में आ जाती हैं, अदरवाइज मोनोसाइट सिंगल। देन वी कॉमन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो WBCs हैं उनके ऊपर, उनकी सरफेस पर, दिस इज़ द WBC, कोई भी WBC है, उस WBC की सरफेस पर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वाइट ब्लड सेल्स and all other nucleated cells in the body, not only WBC, all other nucleated cells हमारी बॉडी में they have protein। इन प्रोटीन को हम कहते हैं they are known as MHC। What is MHC? This is major histocompatibility antigens, जिन्हें HLA, MHC के अलावा हम इन्हें HLA-B कहते हैं। HLA सिर्फ ल्यूकोसाइट्स पर प्रेजेंट है, दैट्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, एंड MHC major histocompatibility antigens. They actually protruding through the plasma membrane into the extracellular fluid. They are also known as cell identity markers. In major histocompatible
कॉम्प्लेक्सेस या इनके लिए जो हम ये जो एंटीजन्स की हम बात कर रहे हैं MHC कॉम्प्लेक्सेस या मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन्स MHA भी कह सकते हैं, ये जो हैं ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब एक से दूसरे पर्सन में किडनी या कोई भी ऑर्गन दिया जाता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। RBCs के पास एंटीजन्स होते हैं, याद रखिएगा, जैसे ये आपको RBC दिखाई दे रही है, RBC के पास एंटीजन्स होते हैं जिनकी बेस पर हम RH ब्लड ग्रुप या ABO ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं। बट RBC आर नॉट हैविंग दीज टाइप ऑफ एंटीजन्स, मतलब RBC लैक MHC, उनके पास MHC एंटीजन नहीं होते। So here is a table in which you can see the function cell, क्यों कौन सी सेल टाइप है, किस तरह की वो दिखाई देती हैं। ऑलरेडी डायग्राम्स हम देख चुके हैं, उनका डिस्क्रिप्शन कैसी दिखाई देती हैं और उनकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर क्वांटिटी कितनी है, इनका लाइफ स्पैन कितना है और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द RBC का इलस्ट्रेशन बाइकनकेव है, न्यूक्लियस नहीं है और साल्मन कलर्ड है, डायमीटर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका ये जो है मैंने ये सिर्फ इसलिए प्रोवाइड किया है जिससे आप इन्हें नोट कर सकें। फिर उसके बाद लाइफ स्पैन भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट हम आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स, जिनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हम देख चुके हैं, मल्टीलोप्टेड है, 6 hours to few days इसका लाइफ स्पैन है। न्यूट्रोफिल बेसिकली उनका जो नंबर है बॉडी के अंदर हाई काउंट होता है जब हमारे बैक्टीरियल बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बर्न्स होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। वैसे इनके फंक्शन की बात करें तो ये बैक्टीरिया को फेगोसाइटाइज करते हैं। आप न्यूट्रोफिल को भी फाज सेल कह सकते हैं, लाइक मोनोसाइट। जब ये भी सेल बाहर आती हैं, मोनोसाइट मैक्रोफाजस बनाती हैं, लेकिन इन्हें हम कहते हैं ये भी फेगोसाइटिक सेल बनाती हैं। यू कैन से माइक्रोफाजस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा अपना दिया हुआ वर्ड है, ये वर्ड भी इनके लिए यूज़ किया जा सकता है। वैसे फेगोसाइटाइज करती हैं बैक्टीरिया को। फिर उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट ईओसिनोफिल के बारे में डिस्क्रिप्शन के बाद ये पैरासिटिक बॉम्ब्स को किल करती हैं। कॉम्प्लेक्स रोल है एलर्जी और एस्थमा रिएक्शंस में, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में काम है और ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इनका काउंट बॉडी में बढ़ जाता है, ईओसिनोफिल्स। लेट्स टॉक अबाउट द बेसोफिल भी एलर्जिक रिएक्शन, दे रिलीज हिस्टामाइन क्योंकि इनके पास हिस्टामाइन है एंड अदर मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन में ये रिलीज़ करते हैं। ल्यूकेमिया के टाइम इनका काउंट बॉडी में बढ़ जाता है, कैंसर के टाइम और इवन हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइम भी बेसोफिल का काउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और अगर प्रेगनेंसी होती है या ओव्यूलेशन के टाइम, स्ट्रेस के टाइम इनका बॉडी में अमाउंट कम भी हो जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं लिम्फोसाइट पर। तो देखिए लिम्फोसाइट आप डायग्राम देख चुके हैं। लिम्फोसाइट जो है इनका हाई काउंट होता है वायरल इन्फेक्शन के टाइम, लिम्फोसाइट, और कुछ ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में भी ये बढ़ जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में वायरल इन्फेक्शन ल्यूकेमिया के अलावा अगर हम लो काउंट की बात करें तो HIV इन्फेक्शन के टाइम लिम्फोसाइट बॉडी में बहुत कम हो जाते हैं। इम्यूनोसप्रेशन के टाइम भी ये बॉडी में कम हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के टाइम भी ये बॉडी में कम हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट अगर किसी भी तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि कॉर्टिसोल से भी अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी लिम्फोसाइट बॉडी में कम हो जाते हैं। मोनोसाइट जो है किडनी शेप या यू शेप इसका न्यूक्लियस है, काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती हैं बॉडी में, लाइफ स्पैन अच्छा है। फेगोसाइटोसिस करती हैं क्योंकि ये बाहर आकर मैक्रोफाज बनाती हैं, मोनोसाइट्स ही, और मैक्रोफाज में डेवलप हो जाती हैं। मोनोसाइट्स जो हैं वायरल और फंगल इन्फेक्शन के टाइम बॉडी में बढ़ जाती हैं, TB के टाइम, ये याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस के टाइम, कैंसर्स के टाइम और अदर क्रॉनिक डिजीज़ में भी हमारी बॉडी में इसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। बोन मैरो सप्रेशन या किसी भी तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट कॉर्टिसोल के साथ ट्रीटमेंट के टाइम मोनोसाइट जो है दे रिड्यूस्ड इन द नंबर। तो आज के लेक्चर में हमने WBC के फंक्शंस किए, अभी इनके फंक्शंस बाकी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डायपेडेसिस या किस तरह से जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है देन हाउ WBC कम्स आउट, व्हाट इज़ डायपेडेसिस, वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स। थैंक यू।